प्रिय छात्रों, कक्षा 11 विषय गणित के अंतर्गत आज हम लोग दूसरे चैप्टर जिसका नाम है संबंध एवं फलन अर्थात रिलेशन एंड फंक्शन का अध्ययन करेंगे। इस चैप्टर में हम सबसे पहले संबंध के बारे में पढ़ते हैं, इसके बाद हम एक एक करके फलन को भी बताते चलेंगे। तो बच्चों, आप जानते हैं संबंध अर्थात रिलेशन यानी संबंध को हम और आप बहुत ही अच्छे तरीके से जानते हैं कि अगर हम एक परिवार के सदस्य हैं तो उस परिवार में हम एक दूसरे के साथ निश्चित रूप से किसी न किसी संबंध से जुड़े हैं। कहने का मतलब कि संबंध दो व्यक्तियों के बीच होता है। इसको हम एक उदाहरण के माध्यम से समझाते हैं आपको। जैसे मान लीजिए कि एक पिता के दो पुत्र हैं जो बड़े होने के बाद दो अलग अलग परिवार के रूप में जाने जाते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम एक परिवार यहाँ पर और एक परिवार के सदस्यों को यहाँ पर दिखा रहे हैं। यह एक ही पिता के दो पुत्रों का परिवार एक दूसरे के साथ किस तरह के संबंध को व्यक्त करता है, इसे हम यहाँ पर समझते हैं। जैसे मान लीजिए हमने पिता, माता, पुत्र, पुत्री। यहाँ भी मैं लिख रहा हूँ पिता, माता, पुत्र, पुत्री। इस पिता के दो पुत्र हैं, जो इसमें से एक मान लीजिए इसको बड़ा है तो ये छोटा है, तो इसको मैं बड़े को 1, यहाँ भी 1 1 1 कर दिया। ये छोटा है तो इसको 2 2 2 और इसको 2 कर दिया। मतलब ये कि इस पिता के जो दो पुत्र हैं, इसमें ये बड़े पुत्र का है और ये छोटे पुत्र का परिवार है। तो इसमें क्या हुआ जरा देखिए। अब हम बात करें इन दोनों परिवारों के बीच के संबंध को, तो आप ये जानते हैं कि पिता यानी इस पिता के ये एक पुत्र हैं, इसके एक पुत्र ये हैं, इनके बीच का संबंध क्या होगा? तो ये आप जानते हैं कि इनमें भाई का संबंध है। यानी इनके बीच क्या कौन सा संबंध मिला? भाई। और इनके चूंकि अब देखिए इनके बीच देखा जाए तो किसका संबंध है? पिता पुत्र। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि इनके पुत्र ये हैं, ये जो भाई है इनका, ये दोनों क्या हैं? पिता के दो पुत्र हैं, तो इनके बीच में भी संबंध है। लेकिन मैं इसको अभी यहाँ पर नहीं समझ रहा हूँ, सिर्फ इसके बीच समझिए कि एक ही पिता के जब दो संतान हैं तो इनके बीच का जो संबंध है वो किसका है? भाई का है। मतलब ये इसी तरह से आप जरा देखिए कि हम देख रहे हैं कि इनका इनके साथ भी संबंध है, कुछ ना कुछ संबंध तो है ही है। इनका इनके साथ भी संबंध है। देख लीजिए, ये इनके साथ भी कोई संबंध होगा, इनके साथ भी कोई ना कोई संबंध है, और इनका इनके साथ भी कोई ना कोई एक संबंध निश्चित है। फिर इसी तरह से इनका भी इनके साथ कोई ना कोई एक संबंध है। देख लीजिए, यहाँ भी इनका कोई ना कोई संबंध है। यानी कहने का मतलब कि ये एक दूसरे के साथ किसी न किसी संबंध को क्या करते हैं? व्यक्त करते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये पिता है और इनका संबंध अगर इसके साथ देखा जाए पुत्र का, तो देखिए ये क्या होगा भाई? ये इनके बड़े पिता कहिए या इनके चाचा कहिए, समझ रहे हैं? यानी ये कहने का मतलब क्या है कि इनके साथ भी कोई ना कोई एक संबंध है। जैसे ये बड़े पिता के रूप में जाने जाएंगे, इनका ये क्या कहलाएगा? ये पुत्र ही कहलाएगा। लेकिन यहाँ पर अगर देखा जाए इसके साथ जो संबंध है वो पुत्र और पिता का, देखिए तो इसका मतलब क्या हुआ भाई? ये इसके साथ जो संबंध को व्यक्त करेगा वो किस तरह की? ये इसका चाचा होगा, ये इसका भतीजा होगा। यानी कहने का मतलब यह है कि इस संबंध को हम जो है पहले से ही जानते हैं कि अगर परिवार में कोई दो व्यक्ति है तो उनका एक दूसरे के साथ कोई ना कोई एक संबंध होगा। तो यहाँ पर हम
गणित में इस संबंध को कैसे समझेंगे? तो कहने का मतलब यह है कि गणित में भी एक संबंध होता है जो इसके, देखिए यहां पर मैंने बताया कि इसका इसके साथ संबंध कैसा था भाई? भाई का था। फिर यहां पर देखा कि भाई के लड़के का संबंध उसके भाई के साथ क्या था? चाचा भतीजे का था, यानी ये इसका चाचा था तो ये इसका भतीजा था। कहने का मतलब है कि अगर यहाँ पर जो है यह, अगर हम इस संबंध को देखे थे तो पुत्र, और ये क्या था भाई? पिता था, यानी भाई था। ठीक है, भाई किसका था? इस भाई का, यानी ये एक दूसरे के साथ भाई थे। तो इसका इसके साथ क्या था? चाचा, और इसका इसके साथ क्या था? भतीजा। माने इस संबंध में इधर से हमने जब इधर देखा तो संबंध कुछ और आया, इधर से हमने इधर देखा तो इसका संबंध क्या हुआ? बदल गया। तो यहां भी इसी संबंध को हम गणित में भी किस तरह से समझते हैं, इसको हम यहां देखेंगे। जैसे गणित में देखिए, यानी कहने का मतलब ये सारी चीजें तो क्या थी? एक थियोरेटिकल थी जिसको हम थियरी के माध्यम से जाने, लेकिन संबंध को हम गणित की भाषा में भी किस प्रकार से समझते हैं, इसको यहाँ देखेंगे। जैसे मान लीजिए कि हम एक समुच्चय ए को व्यक्त करते हैं। ये मान लीजिए कि 1 2 3 हमने एक समुच्चय ए लिया और एक समुच्चय बी को लिया। ठीक है, एक समुच्चय बी लिया हमने। तो इस समुच्चय बी में क्या हमने लिया? ए बी, यानी दो ही अवयवों को लिया। ठीक है, अब इनके बीच के संबंध, जिस तरह से हमने देखा कि इसका इसके साथ कोई ना कोई एक संबंध था, यानी एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के साथ कोई ना कोई एक संबंध है, दूसरे व्यक्ति का पहले व्यक्ति के साथ संबंध बदल गया। तो यहां भी हम इसका इसके साथ जो संबंध है इसको गणित के रूप में हम किस प्रकार से समझते हैं? तो यह कह सकते हैं आप कि इसके संबंध को एक खास तरीके से व्यक्त करना क्या कहलाता है? क्रमित युग्म कहलाता है। यानी इसके संबंध को व्यक्त करने के लिए जो खास तरीका हम प्रयोग करते हैं वह एक क्रमित युग्म कहलाता है। और वो खास तरीका क्या है? एक ब्रैकेट लिखते हैं और इसके अंदर पहले, यानी जो पहले समुच्चय होगा उसके अवयव को लिखेंगे, और इसके बाद जो कामा लगाएंगे या दूसरा जो अवयव होगा उसके पहले अवयव को लिखेंगे। यानी ये जो तरीका है वह एक खास जो है एक सिस्टम में कह सकते हैं, एक तरीका है, और इस तरीके को हम कहते हैं क्रमित युग्म अर्थात ऑर्डर पेयर, यानी क्रमित युग्म। क्रमित युग्म अर्थात ऑर्डर पेयर। और ये ऑर्डर पेयर है क्या भाई? क्रमित युग्म। देखिए कैसे इसके संबंध को लिखते हैं हम। जैसे मान लीजिए कि इसके हम ए का बी के साथ संबंध, तो 1 का ए के साथ, तो इसे ब्रैकेट लिखेंगे 1 का ए के साथ। 1 का बी के साथ भी संबंध होगा तो 1 का बी के साथ, यानी 1 का ए के साथ हो गया, 1 का बी के साथ हो गया। तो अब क्या होगा? 2 का ए के साथ भी संबंध होगा। तो देखिए 2 का ए के साथ, फिर 2 का बी के साथ होगा तो 2 का बी के साथ, और फिर 3 का अब शुरू होगा ए के साथ, तो ये हो गया 3 का ए के साथ, और फिर 3 का बी के साथ भी होगा, 3 का बी के साथ भी हो गया। तो इस तरह के इस खास संबंध, यानी ये कह सकते हैं कि इस खास तरीके को, यानी ये जो तरीका है लिखने का, इस तरीके को हम क्या कहते हैं? क्रमित युग्म कहते हैं। तो गणित की भाषा में भी यह एक संबंध को व्यक्त कर रहा है। देखिए 1 का ए के साथ संबंध है, 1 का बी के साथ संबंध है। अब देखिए इसके हम क्रम को बदल दें तो संबंध बदल जाएगा। जैसे मान लीजिए हम ए का बी के साथ लिखें, ऐसे लिखें, यहां पर लिख रहे हैं ए, इसको हम ए का बी के साथ संबंध देखे हैं। अब बी का ए के साथ अगर देखते हैं तो क्या होगा? ए के साथ, देखिए बी का ए के साथ लिखना हो तो क्रमित युग्म क्या होगा? ए के साथ 1 होगा, ए के साथ 1 होगा, ए के साथ फिर क्या होगा? 2 होगा, ए के साथ 2 होगा, फिर ए के साथ क्या होगा? 3 होगा। तो ए पहले लिखेंगे, कामा 3 लिख देंगे। तो इसका इन तीनों के साथ संबंध हो गया। फिर ये बी से शुरू करेंगे तो बी का भी क्या होगा? 1 के साथ होगा, फिर बी का 2 के साथ होगा, बी का 2 के साथ होगा, फिर बी का किसके साथ होगा? 3 के साथ होगा, बी का 3 के साथ। तो यहां पर देखिए संबंध, यह जो हमने एक संबंध को व्यक्त किया, यानी क्रमित युग्म को जो हमने लिखा, इन क्रमित युग्म में बहुत अंतर है। इसमें जो हमने लिखा वो ए का बी के साथ क्रमित युग्म लिखा था। अब यहां पर जो मैंने क्रमित लिखा वह बी का ए के साथ लिखा,
जैसे मैंने कहा कि अगर पहले व्यक्ति यानी पहला जो था दूसरे के साथ, यानी ये जो संबंध व्यक्त करता है वह जो है दूसरे का पहले के साथ संबंध नहीं हो सकता। जैसे मैंने कहा कि अगर यह जो है बड़े भाई का लड़का उसके छोटे भाई के साथ क्या संबंध होगा, यह मान लीजिए एक बड़ा भाई है, बड़ा भाई, ठीक है, और यह है छोटा भाई, छोटा भाई, ठीक है ना, बड़ा भाई है, छोटा भाई हमने लिखा। तो बड़े भाई का पुत्र है, मान लीजिए पुत्र, तो इस बड़े भाई का पुत्र जो है इस छोटे भाई के साथ क्या संबंध को व्यक्त करता है, यानी ये इसका चाचा है, देखिए चाचा, तो इसके साथ क्या होगा, भतीजा होगा, यानी संबंध बदल गया, ये चाचा था और ये क्या है, भतीजा है। तो क्रम जो है बदलने पर रिलेशन क्या होते हैं, बदल जाते हैं। तो यहां भी देखिए क्रम बदलने पर ए का बी के साथ करने पर रिलेशन ये है, अब बी के ए के साथ करने पर रिलेशन ये हो गया, अर्थात ये कभी भी 1A अर्थात इसका जो रिलेशन था वह इसके रिलेशन के साथ ये कभी बराबर नहीं हो सकते हैं। कहने का मतलब है कि कोई भी क्रमित युग्म जो है आप लिखेंगे तो उसका दूसरा क्रमित युग्म जो लिखेंगे वो आपस में बराबर नहीं होगा, क्योंकि यह संबंध बदलने पर यानी क्रम के बदलने पर जो है क्या होता है, ये क्रमित युग्म बराबर नहीं होते हैं। जैसे 1A इज नॉट इक्वल टू A1, समझ रहे हैं, यानी ये कभी बराबर नहीं हो सकते हैं। अब देखिए ये तो आप समझ चुके हैं कि हमने क्या बताया कि अगर दो समुच्चय दिए गए हों तो उन समुच्चयों का ऑर्डर पेयर कैसे लिखते हैं। यानी एक उदाहरण और लेते हैं हम, जैसे मान लीजिए कोई एक समुच्चय A बराबर ऐसे दिया हो, A B C दिया हो, और एक समुच्चय हमने B लिया जो 1 और 2 है। तो इन समुच्चयों का हम क्रमित युग्म लिखना चाहते हैं, क्रमित युग्म। क्रमित युग्म कैसे लिखेंगे, ऑर्डर पेयर, यानी इसका A के साथ B का हमने दिखाना है, तो क्या होगा, इसका क्रमित युग्म कैसे लिखेंगे भाई, देखिए A1 लिखा हमने, फिर A का 2 के साथ लिखेंगे तो A का 2 के साथ लिख दिया, फिर अब B का 1 के साथ लिखेंगे B1, समझ रहे हैं, B का 2 के साथ लिखेंगे B का 2 के साथ लिखेंगे, फिर B का, अब देखिए यहां पर देखिए हमने क्या किया, A का 1 के साथ A का 2 के साथ लिख दिया, देखिए A का 1 के साथ A का 2 के साथ, फिर B का 1 के साथ B का 2 के साथ लिख दिया हमने। अब देखिए C का 1 के साथ, तो फिर क्या होगा, C का 1 के साथ और C का 2 के साथ लिख देंगे। तो इस प्रकार ये हमने क्या किया, A का B के साथ इसका क्रमित युग्म हमने लिख दिया, ऑर्डर पेयर लिख दिया, ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि अगर हम B का A के साथ लिखें तो फिर ये 1 का A के साथ हो जाएगा, 1 का B के साथ हो जाएगा, 1 का C के साथ होगा। इसी तरह से 2 का A के साथ, 2 के B के साथ और 2 के C के साथ लिखेंगे, तो ये इसका क्रमित युग्म। अब दो क्रमित युग्मों की समानता क्या होती है, यहां पर हम इस बात में को जाने कि दो क्रमित युग्म की समानता, दो क्रमित युग्म की समानता, दो क्रमित युग्म की समानता क्या होगी। अगर मान लीजिए कि एक क्रमित युग्म हमने लिखा ऐसे A और कामा 1 लिखा, और यही बराबर हमने लिख दिया, यह मान लीजिए कि B और यहां पर हमने जो है C लिख दिया, ऐसे मान लीजिए कोई क्रमित युग्म आपने ऐसे लिखा हो, कोई क्रमित युग्म इस तरह के, तो ये दोनों क्रमित युग्म आपस में बराबर कब होंगे, ये दोनों बराबर कब होंगे, यदि इस A का मान इस B के मान के बराबर हो और इस 1 का मान इस C के मान के बराबर हो, 1 का मान C के बराबर हो। कहने का मतलब यह है कि अगर दो क्रमित युग्म आपस में बराबर होंगे तो यह सिर्फ तभी संभव है कि जब A B के बराबर हो और 1 C के बराबर हो। कहने का अर्थ यह है, एक और उदाहरण के साथ मैं समझा दूं, जैसे मान लीजिए कि हम A B एक क्रमित युग्म को लिखे हैं और इसके बाद हमने लिखा एक क्रमित युग्म X और Y, ये दो क्रमित युग्म है, ये दोनों आपस में बराबर होंगे कब, यदि यह बराबर हैं तो ये निश्चित रूप से इनके संगत अवयव आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो A बराबर क्या होगा X के और B बराबर क्या होगा भाई Y के। यदि यह संगत अवयव आपस में बराबर हैं तो यह दोनों क्रमित युग्म आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे।
इसके एक उदाहरण हम और लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई एक क्रमित युग्म ऑलरेडी बराबर दिया गया हो, जैसे मान लीजिए कि एक्स वाई, या हम ऐसे कर देते हैं एक्स प्लस 1 है कामा वाई माइनस 2 है, और ये एक क्रमित युग्म देखिए लिख दिया हमने, बराबर है मान लीजिए क्या 5 और 3 के, ठीक है ना, ऐसे बराबर है। तो ये ऑलरेडी बराबर दिया है, तो आपसे कहा जाए एक्स और वाई का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए अब ये जब बराबर है तो ये निश्चित रूप से यह वैल्यू इस वैल्यू के बराबर होगा और यह वैल्यू इस वैल्यू के क्या होगा, बराबर होगा। तो यहाँ पर x प्लस 1 बराबर क्या होगा 5, अर्थात x या x बराबर क्या होगा, तो x बराबर होगा 5 माइनस 1, अर्थात x बराबर क्या हो गया 4। और फिर से क्या होगा भाई अब, और यहाँ पर क्या होगा, अब y माइनस 2 बराबर क्या होगा 3, तो y बराबर क्या होगा, ये उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा 3 प्लस 2, अर्थात y बराबर क्या हो गया 5। तो ये आपने इस बात को समझ चुके होंगे कि दो क्रमित युग्म की समानता क्या होती है। तो यदि दो क्रमित युग्म एक दूसरे के बराबर तभी होंगे जब उनके संगत अवयव आपस में क्या हों, बराबर हो, अर्थात यह वैल्यू इस वैल्यू के बराबर होगा, यह वैल्यू इस वैल्यू के बराबर होगा। ठीक है, अब जो है देखिए, अब हम यहां पर बात करें कि दो समुच्चयों का कार्तीय गुणनफल, यानी दो समुच्चयों का कार्तीय गुणन क्या होता है, ठीक है ना। तो दो समुच्चयों का कार्तीय गुणन को हम किस तरह से डिनोट करते हैं। मान लीजिए कि हम एक समुच्चय A को लिखते हैं जो 1 2 3 है, मान लीजिए एक समुच्चय है, और एक समुच्चय B में हमने लिया, यह मान लीजिए कि A B C है, ठीक है। तो इन दो समुच्चयों का कार्तीय गुणनफल को हम A क्रॉस B से डिनोट करते हैं, और A क्रॉस B की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, तो इसको भी हम समुच्चय के अंतर्गत ही लिखेंगे, लेकिन इनका कार्तीय गुणनफल हम इसको किस तरह से लिखते हैं देखिए। तो हम इसके कार्तीय गुणनफल को जो है ऑर्डर्ड पेयर अर्थात क्रमित युग्म के रूप में लिखते हैं। तो देखिए A का B के साथ जो संबंध होगा उसको हम क्रमित युग्म से लिखते हैं, तो उसी के क्रमित युग्म को A क्रॉस B भी कहते हैं। देख लीजिए जैसे यहाँ पर A का 1 के साथ लिखेंगे तो A यानी A का मतलब है 1 का A के साथ हो गया, ठीक है, कामा, अब 1 का B के साथ होगा, 1 का B के साथ, फिर कामा 1 का C के साथ होगा, 1 का C के साथ, तो 1 का A के साथ, 1 का B के साथ, 1 का C के साथ हमने लिख दिया इसका क्रमित। अब बचा कौन, दूसरा है, तो फिर दूसरा यानी 2 का जो है A के साथ होगा, फिर 2 का B के साथ होगा, 2 का B के साथ होगा, फिर 2 का C के भी साथ होगा। देखिए 1 का A के साथ, 1 का B के साथ, 1 का C के साथ लिखा हमने, फिर 2 का A के साथ, 2 का B के साथ, 2 के C के साथ भी लिखा हमने। अब बचा 3 का A के साथ, यानी यह हो गया 3 का A के साथ, फिर 3 का B के साथ, और फिर 3 का C के साथ। इस तरह के यानी जो ये क्रमित युग्म हमने लिखा, इसको एक समुच्चय के अंतर्गत जब हम लिख देंगे तो ये क्या कहलाएगा, ये यानी दो समुच्चयों का कार्तीय गुणनफल कहलाएगा, A क्रॉस B के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, अगर आप कोई एक समुच्चय A लेते हैं, एक समुच्चय A जिसके अवयव मान लीजिए 1 2 और ये 3 है, और एक समुच्चय B आपने लिया जिसके अवयव मान लीजिए कि A और B है, मात्र ऐसे लिया, ठीक है। तो इसका आप कार्तीय गुणनफल जब निकालेंगे A क्रॉस B, तो इसकी वैल्यू क्या होगी भाई, ये आप जानते हैं कि 1 का A के साथ होगा, 1 का A के साथ, फिर 1 का B के साथ हो गया, फिर 2 का निकालेंगे तो यह होगा 2 का A के साथ, और फिर 2 का B के साथ, फिर 3 का निकालेंगे तो क्या होगा 3 का A के साथ और 3 का B के साथ, ठीक है ना, हो गया ऐसे। ये हमने ऐसे कामा कर देंगे, तो ये हमने A क्रॉस B निकाल दिया। अब आपसे पूछा जाता है कि यानी दो समुच्चय जो A और B दिए गए हैं, इनका कार्तीय गुणनफल जो आपने प्राप्त किया, तो इसमें उपस्थित अवयवों की संख्या कितनी होगी। तो A क्रॉस B में उपस्थित अवयवों की संख्या बतानी है,
तो देखिए, तो इसको हम कैसे लिखते हैं, नंबर ऑफ ए क्रॉस बी, यानी ए क्रॉस बी में उपस्थित, यानी दो समुच्चयों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जो आप कहते हैं कार्तीय गुणनफल कितना होगा। तो यानी इसमें उपस्थित अवयवों की संख्या कितनी होगी। तो इसके लिए क्या करते हैं हम, देखिए नंबर ऑफ ए अर्थात समुच्चय ए में उपस्थित अवयवों की संख्या गुणे नंबर ऑफ बी, यहाँ पर समुच्चय बी में उपस्थित अवयवों की संख्या का जो गुणनफल होगा वही जो है ए क्रॉस बी में उपस्थित अवयवों की संख्या के बराबर होगा। तो यहाँ पर क्या हो गया 3 और इसमें कितने हैं 2, अर्थात कितना हुआ 6। तो यह हो गया नंबर ऑफ ए क्रॉस बी, यानी समुच्चय ए और बी का जो हमने कार्तीय गुणनफल किया उसमें उपस्थित अवयवों की संख्या 6 होगी। जैसे 1 2 3 4 5 6 है। देख लीजिए, इसमें एक चीज और पूछता है कि ए क्रॉस बी में उपस्थित उप समुच्चयों की संख्या कितनी होगी। में उप समुच्चयों की संख्या कितनी होगी। तो इसकी जो संख्या होगी वह 2 का पावर नंबर ऑफ ए आई इंटू नंबर ऑफ क्या होगा बी, अर्थात 2 का पावर कितना होगा, यानी 3 इंटू क्या हो गया 2, यानी 2 का पावर हो गया 6। यानी कहने का मतलब क्या आया 2 का पावर 6, यानी इसमें उपस्थित जो है उप समुच्चयों की जो संख्या होगी वह 2 का पावर 6 होगी। समझ में आ गई होगी बात। 3 को कैसे लिखेंगे, ठीक है ना। तो यहां पर अगर मान लीजिए हम कह दे 3 को कैसे नहीं नोट करेंगे। तो 3 समुच्चयों का कार्तीय गुणनफल, जैसे मान लीजिए कि एक ए बराबर हो मान लीजिए कि 1 2, ठीक है, और एक बी बराबर मान लीजिए कि ए, यहाँ पर ए बी हो, और यहाँ पर हम सी बराबर कह लें मान लीजिए कि 7 और 2 कर देते हैं, ठीक है ना। 7 और 2 एक समुच्चय है। तो अगर हम ए क्रॉस बी क्रॉस सी निकालें तब कैसे होगा। तो देखिए सबसे पहले हम कैसे निकालेंगे, ए क्रॉस बी, क्रम नहीं बदलेंगे। देखिए ए क्रॉस बी निकालते हैं तो हम पहले निकालेंगे ए क्रॉस बी और इसके साथ क्रॉस निकालेंगे सी। तो क्या होगा भाई, पहले ए क्रॉस बी कैसे निकालेंगे। तो ए क्रॉस बी को कैसे लिख लेंगे, तो यहाँ पर हम जानते हैं कि इस तरह से लिखते हैं 1 का जो है इस 1 का ए को लिखेंगे 1a, फिर क्या होगा कामा 1b, और फिर क्या होगा भाई 2a और फिर क्या होगा 2b। तो ये हमने लिख दिया। अब इसके साथ किसको लिखना है, c को लिखना है। तो इसके साथ c को लिखेंगे तो क्या होगा, अब देखिए a क्रॉस b और क्रॉस c, यानी अब इसका c के साथ, तो यहाँ पर क्रॉस हमने कर दिया अब c, तो c को निकालेंगे तो क्या होगा भाई। अब देखिए इसको कैसे निकालेंगे, तो ये देखिए 1 का a के साथ 7 होगा, तो क्या होगा देखिए 1a और फिर 7 लिख दिया हमने। फिर क्या होगा 1a2 ये लिख दिया हमने इसका। अब इसके साथ लिखेंगे तो 1b7 इसका लिखा हमने। फिर क्या होगा इसके साथ 1b जो है 2 हो जाएगा, इसको लिख दिया हमने। अब फिर देखिए 2a7 होगा 2a7 और फिर क्या होगा 2a2 होगा 2a2 होगा, ठीक है। अब इसके साथ हो गया इसका, ये बचा है एक, तो ये हो जाएगा क्या 2b7 और फिर क्या होगा 2b2 हो जाएगा। देखिए ये हो जाएगा 2b2। तो ये हमने क्या कर दिया, a क्रॉस b क्रॉस c की वैल्यू हमने ज्ञात कर लिया, ठीक है। यहाँ पर b क्रॉस c क्रॉस a निकालेंगे तो वो कुछ और आएगा, ठीक है। तो इस प्रकार हम 3 समुच्चयों का कार्तीय गुणन भी आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। ये बात आप समझ चुके होंगे, ठीक है। अब देखिए तो इसके आगे की बातें जो हम करेंगे वो नेक्स्ट अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।